ये क्वेश्चन कि बौद्ध और जैन दोनों में किसमें विश्वास रखते हैं, तो दोनों कर्म में, एक तो कर्म में विश्वास रखते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, यानी कि कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसे भी भली बात याद रखिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? सबसे पहले पूर्वकालिक जैन ग्रंथ का नाम आपको बताना है, इसमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, इसमें से पूर्वकालिक जो जैन ग्रंथ है इसका नाम आपको बताना है। ठीक, जैन ग्रंथ है ये का नाम बताइए। गुरुजी थोड़ा आगे आइए और अपना चरण स्पर्श करने दीजिए। यार तेरा सुपरस्टार क्वेश्चन लगाइए, अब चरण स्पर्श करने का समय खत्म, एक क्वेश्चन लगाने का समय आ चुका है। लगाइए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक है? तो ये 14 पूर्व इसका नाम है, यह जैन ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय आपको विभक्त हो गया था, आपको जानते हैं प्रथम विभाजन हुआ था। तो श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर कोई भी वस्त्र नहीं पहनने वाले। तो जैन धर्म में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर का आपको बताना है, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, यानी वस्त्र जो पहनते थे उसे श्वेतांबर कहा जाता था। ये आपको लगाना है। श्वेतांबर क्या हो जाएंगे? श्वेतांबर हो जाएंगे अस्तुलभद्र, और भद्रबाहु के निर्देश में जो चले गए थे 12 वर्ष के लिए, आप देखिएगा कहां चले गए थे, तो दक्षिण में चले गए थे, वो आपको भद्रबाहु की देखरेख में, यानी कि अस्तुलभद्र हो जाएंगे यहाँ पर श्वेतांबर को जो रिप्रेजेंट करते थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, माफ करना 4 देखो। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा परवर्ती का प्रतीक है। अर्धनारीश्वर में जो आधा शिव और आधा परवर्ती का परावर्ती, देखिए अर्ध से पता ही चल रहा है आधा आधा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा मतलब कि नर और आधा जो मतलब कि महिला, यानी कि इसमें जो शिव और आधा पवर, सुनो इधर परवर्ती जी का आपको पानी लग रहा हूं, तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे आपको भगवान शिव, यानी कि क्या हो जाएंगे यहाँ पर बताओ, यानी देव और उनकी योग्य शक्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 4 के आंसर बताओ। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 5, नैनार कौन थे? नैनार कौन संत थे ये बताना है। ठीक, नैनार कौन संत थे इसका नाम आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, नैनार कौन संत थे? गुरुजी चैलेंज कीजिए। अच्छा चलो, नैनार क्या थे? शैव, यानी कि भगवान शिव से संबंधित ये संत थे। इनका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, शैव संत थे। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 6, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक रहा? यानी भागवत जो संप्रदाय बना था, ये देखोगे सनातन धर्म के अंतर्गत ही भागवत संप्रदाय जो है, इसके विकास में देन जो सबसे अधिक था वो किसका था? तो ये किस काल में सबसे अधिक विकास किया था भागवत संप्रदाय? ये हुआ था गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। गुप्त काल में ही सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं भी जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्णा का वर्णन मिलता है? और कृष्ण लीला नहीं पढ़े हो जी, कृष्ण लीला नहीं देखे हो, सॉरी पढ़े नहीं, कृष्ण लीला नहीं देखे हो, तो उसमें कृष्ण लीला में देवकी के पुत्र होते हैं भगवान कृष्ण। और ये किस में मिला है आपको बताना है, किस उपनिषद में? सबसे पहले इनके बारे में उपनिषद में पढ़ने को मिलता है, और ये छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, छंदोग्य उपनिषद में मिलेगा। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अष्टधाई तो ग्रामर वाला बुक था जो पाणिनि लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये लगाना है, क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे ये कौन थे, ये आपको लगाना है। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लगाइए क्वेश्चन नंबर, ये तो आसान क्वेश्चन है। भागवत धर्म के जो प्रवर्तक हो जाएंगे ये कौन हो जाएंगे? कृष्ण। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, भगवान कृष्ण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है संदर्भित करता है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो है ये संदर्भित करता है। ये बताओ बेस नगर जो अभिलेख है ये कहां पर स्थित है? ये जो बताओ, पहला नंबर यहां पर जो हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा, मान लो यहां पर एक पाकिस्तान हो गया। दूसरा नंबर हो जाएगा बांग्लादेश, तीसरा नंबर हो जाएगा इंडिया, और चौथा नंबर हो जाएगा ये आपको ग्रीक, यानी ग्रीक।
ठीक ना, ग्रीक हो जाएगा। ये बताओ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और ये इंडिया है, और ये ग्रीक है। ये बताओ बेसनगर अभिलेख कहाँ स्थित है? बेसनगर अभिलेख कहाँ स्थित है? लगाओ क्वेश्चन यहाँ पर। जो 9th का आंसर लिखो, जो मैं अभी पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ आप लोग, ठीक। 9th का आंसर अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर बताओ। कहाँ गया यार तेरा सुपरस्टार? यार तेरा सुपरस्टार इंडिया का, इंडिया 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 है, ग्रीक। चंदन मंडल लगा रहे ग्रीक, सब लोग लगभग ग्रीक। स्नेहा तिवारी क्या लगा रही है? सृष्टि श्रीवास्तव लगा रही है सी। इंडिया में स्थित है। बेसनगर अभिलेख जो है इंडिया में स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। सही है, आप लोग सही लगा रहे थे मैक्सिमम लोग, तो इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, और बेसनगर अभिलेख से ही पता चलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से क्या संदर्भित होता है, ये आपको बताना है। तो ये केवल वासुदेव के बारे में, इनका केवल वासुदेव के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित करता है वासुदेव के बारे में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। विष्णु के किस अवतार को सागर से, यहाँ पर बताना, 1 मिनट। भगवान विष्णु ने अवतार लिया था ना, तो भगवान विष्णु ने किस अवतार को सागर से पृथक का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? क्वेश्चन छूट जा रहा है क्या? हाँ, विष्णु ने किस अवतार को सागर से पृथक करते हुए, पृथ्वी, पृथक नहीं, माफ करना, बार बार हम पृथक पढ़ रहे हैं, दिमाग में कुछ और चल रहा है, ठीक ना। सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए आपको अंकित किया गया। ये देखोगे कि अपने जो दतवा है उस पर आपको, पृथ्वी के ऊपर आपको सागर से निकालते हुए, तो वो कौन सा इसमें इनका जन्म हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था बराह, मतलब कि शोर का जन्म हुआ था। इसका क्या हुआ था? बराह का इनका जन्म हुआ था, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बराह जन्म में देखिएगा कि पृथ्वी को निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने दांतों पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? जो पुरी में जो रथ यात्रा सम्मान में निकाली जाती है, ये किसके, ये बताना है। पूरी के रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 लगाना है। पूरी के रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के, भगवान जगन्नाथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगवान जगन्नाथ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन में बेसाल्ट लावा का अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण इसमें से कौन सी मिट्टी का अध्ययन पेडियोलॉजी में किया जाता है, और भारत में सबसे अधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी, नया वाला को आपको खादर बोला जाता है, पुराना वाला को बांगर बोला जाता है। नदी द्वारा जो बनाई हुई आपको मिट्टी होती है, आपको जलोढ़ मिट्टी होती है। और भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होता है? बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण देखोगे निर्मित होगा कौन सा इसमें से मिट्टी हो जाएगा? सो काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी को क्या बोला जाता है? रेगुर मिट्टी बोला जाता है। काली कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी स्वतः जोताई वाली मिट्टी कहा जाता है। पानी पड़ने पर तुरंत चिपचिपा हो जाता है, और तनी से सूखा पड़े तो ये क्या होता है? इसमें दरार फटने लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा, रेगुर मिट्टी आपको बताना है, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होती है, किसमें पाई जाती है, कहां पर पाई जाती है? सो रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, आपको गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो है ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में मिलेगी। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय के कारण जो निर्मित मिट्टी होती है वो आपको रेगुर मिट्टी होती है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कपास की खेती इसमें ज्यादा होता है। केरवा किस प्रकार की खेती के लिए? केरवा भी एक प्रकार का मिट्टी का ही प्रकार है जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो केरवा में किसका आपको होता है, क्या होता है? केरवा में किसका आपको होता है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? तो केरवा जो है किस प्रकार की, ये केसर की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। किसके? केसर का उत्पादन होता है इसमें, ठीक ना। बड़ी महंगा मिलता है केसर, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। लावा मिट्टियां पाई जाती है। लावा, जो लावा से बनती है मिट्टी, ये कहां पाई जाती है? तो लावा वाला क्षेत्र में पाई जाएगी, यानी लावा मतलब ज्वालामुखी लावा की बात कर रहा है, ठीक ना। तो हमारा सबसे पुराना वाला भाग कौन सा होता है? परिदीपीय भाग होता है। और परिदीपीय भाग में भी आप देखिएगा अलग अलग, मालवा का पठार, मालवा का पठार में ये देखिएगा लावा मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि मालवा का जो पठार होगा वो लावा मिट्टी से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर लावा मिट्टी पाई जाती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। इस जो मृदा है वो सिंचाई से कम आवश्यकता होती है, नमी रोक कर रखती है। ये कौन से जो मृदा है, माने मिट्टी है, इनमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और ये नमी को रोक लेती है, यानी कि पानी पड़ेगा तो एकदम चिपचिपा हो जाएगा, ठीक ना। इसे कहा जाता है स्वतः जुताई की मिट्टी, और नमी को भी सोख लेता है। ये तो काली मिट्टी ही होना चाहिए ना, क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। और जैसे ही धूपा उगता है, जैसे ही तापमान बढ़ता है, इसमें दरार लगने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो। लेटराइट मिट्टी का प्रधान है। लेटराइट मिट्टी जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी का प्रधान है, आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। गुड इवनिंग सर, ज्योति कुमारी रानी, एकदम गुड इवनिंग है सर। वाईफाई लगा दो मेरे घर पे, सृष्टि श्रीवास्तव, घर का पता भेजो, तुम्हारे वाईफाई लगा देते हैं, 2 लाख रुपया महीना लगेगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन लगाओ।
लेटराइट मिट्टी का प्रधान है। लेटराइट मिट्टी जहां पाई जाती है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, ये बताओ, कोरोमंडल में पाई जाती है या मलाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। 17 के आंसर आपको लगाना है। लेटराइट मिट्टी में कॉफी होता है, चाय होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे, ढलान वाला क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगा, और ये हो जाएगा मलाबार क्षेत्र। मलाबार क्षेत्र में देखने को ज्यादा मिलेगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, ए। क्वेश्चन देखो 18, भारत के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक ना। तो भारत के सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है ये आपको बताना है। देखते कौन इसमें से आंसर लगा रहा है, ध्यान से आंसर लगाना है तुम लोगों को। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है ये बात ध्यान में रखना। ठीक, इसमें से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होगी बताओ, मतलब कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन होगी, लगाना है तुम लोग को आंसर। देखते हैं कौन लगा रहा है सही। 18 के आंसर लगाओ। 18 का सी में क्या है, जलोढ़ मृदा। टंजर बाय लगा रहे बी। पंकज को खाली लगाया है बेचारा बी। एगो कौन और लगाया जी, लाल बाबू कुमार भी बी ए लगाए हैं। एगो दो लड़का खाली बी लगाया है। अच्छा, और कोई एनीबडी? एक है ये कौन बी लगा दिया, एक मिनट, शंकर पासवान जी बी लगाए हैं। और एनीबडी कुछ साथ निभाने वाले बी वाले को? चलो बी वाला जितने भी ये गलती लगा रहे हैं ये हो जाएगा इसमें जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। मुख्यतः देखोगे लगभग सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। जलोढ़ भी आपको सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी है भारत में। नदी के निक्षेपों द्वारा बनाया हुआ मिट्टी ये होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित। ओह माय गॉड, इसका तो आंसर ही बता दिया। उल्लू बना रहे हैं। अरे उल्लू काहे के लिए बना रहे हैं, आदमी हो तो उल्लू कैसे बन सकते हो बताओ, यहाँ बताओ। उल्लू मतलब बनना इतना आसान थोड़े ना है। निम्न में से कौन सी मिट्टी नदी द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, ये कौन सी मिट्टी हो जाएगी, ये हो जाएगी जलोढ़ मिट्टी। जो नदी के समीप रहती है उसे बोला जाता है आपको खादर, यानी कि जो नदी के आपको जस्ट बगल में रहेगी, यानी बगल में मतलब एकदम भिरिए नहीं, और जो दूर होती है काफी उसे बोला जाता है बांगर, यानी पुरानी को बांगर कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा जल धारण क्षमता सबसे कम है। जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, ये बताओ कि जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। जल धारण की क्षमता सबसे कम किस मिट्टी की होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 लगाइए, जल धारण की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुजी चैलेंज धाकड़ कीजिए। आ रहे हैं तुम लोग को, चिंता मत करो। बस एक दिन बाद तुम लोग का जो टेस्ट है ना उसमें तुम लोग को चैलेंज करेंगे। तुम लोग का ना हालत हम टाइट कर दिए तो हमरो नाम ना, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। बलुई मिट्टी। भाई बलुई मिट्टी है तो ओबीसी से कहां से जल धारण करेगी, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, बलुई मिट्टी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। ये कौन सी फसल है जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो और भी है जैसे खदान फसल है उसके साथ इसको भी उगाना चाहिए। खासकर देखोगे लगभग सभी मिट्टियों में देखोगे नाइट्रोजन के, भारत के सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब ये देखोगे ये कौन सी उगाई जाएगी बताओ, इसी में तुम लोग को चैलेंज दे दिया। लगाओ इसका आंसर लगाओ, तो क्या लगा रहे हो। गुरुजी अब तो वर्दी नहीं तक हरदी नहीं। गुरुजी जब तक वर्दी नहीं तब तक हरदी नहीं। बढ़िया है, हरदी वैसे भी लगने वाला नहीं है ये हाड़ पर, जब तक तुम्हारे हाड़ पर चलेगा नहीं वर्दी, ठीक ना। तो हड्डी पर अभी ऐसे ही चलेगा। ऑस्ट्रियोलॉजी, मटर गुरुजी, बहुत अच्छा है बिहारी बॉय, मटर गुरुजी, ठीक ना। मटर हो गया, चना हो गया, ये सब जो भी होता है ये आपको क्या होता है, आपको जड़ द्वारा नाइट्रोजन छोड़ा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का कारण क्या है, कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये मत कहने लगना कि मिट्टी लिपस्टिक लगाती होगी, मिट्टी मेकअप करती होगी इसलिए लाल हो गई होगी, ऐसा तुम लोग तनिक भी मत सोचना। ये सोचना ही सबसे बड़ी पाप हो जाएगा, ठीक ना। कि ये सोच लिए तुम लोग बहुत बड़ी पाप कर दिए कि मिट्टी भी लिपस्टिक लगाती होगी, मेकअप करती होगी इसलिए वो लाल दिखाई देती है, या गोरी दिखाई देती है, या भूरी दिखाई देती है, या काली दिखाई देती है। हमको तो समझ में आ रहा है काली मिट्टी काहे ना मेकअप करती है। वो काली मिट्टी भी थोड़ा मेकअप कर जलोढ़ मिट्टी बन जाती, या काली मिट्टी भी थोड़ा मेकअप कर अब ये लेटराइट मिट्टी बन जाती, क्या दिक्कत था इसमें।
चलो यहाँ बताओ, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते समय आप देखेंगे कि कहीं कहीं पर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या होगा भैया, लाल किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन मौजूद रहेगा। और इससे भी देखोगे लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो मंगल को कहा जाता है, वहां भी ये चीज आपको उपलब्ध होता है। इसी के कारण देखोगे कि आपको लाल ग्रह उसे कहा जाता है, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, आयरन के मौजूदगी के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए। सामान्य फसल उगाने के लिए मतलब बढ़िया फसल उगाने के लिए जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। पीएच वैल्यू अम्लीयता क्षारीयता को बताता है, तो कैसी होनी चाहिए, लगाइए सर जी। चलो लगाओ, यहां से क्या हो जाएगा, ये 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा से अम्लीय होनी चाहिए, थोड़ा से मतलब उदासीन और अम्लीय के बीच में होनी चाहिए, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको सी हो जाएगा, ठीक। ज्यादा अम्लीय भी नहीं होनी चाहिए, नहीं ज्यादा क्षारीय। ये देखो फसल चक्र का आवश्यक है, फसल चक्र आवश्यक है, ये आपको बताना है। फसल चक्र जो है आवश्यक है, ये लगाइए क्वेश्चन नंबर, यह फसल चक्र आवश्यक है, क्वेश्चन नंबर 24 लगाइए। फसल जो चक्र है आवश्यक है किसके लिए, आपको बताना है। फसल चक्र किसके लिए आवश्यक होता है बताइए। लगाइए क्वेश्चन। फसल चक्र में क्यों आपको होता है, बहुत अच्छा। ये क्या होता है कि फसल चक्र आवश्यक होता है पादपों में प्रोटीन की वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों के प्रजाति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति की वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए हेतु। तो फसल चक्र के होता है कि आपको क्या हो जाता है कि मृदा की उर्वरता की शक्ति बढ़ा दिया जाए, इसलिए फसल चक्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, मृदा क्षारण को रोका जा सकता है। मृदा क्षारण मतलब कि मृदा को जो आपको क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी के क्षरण को कैसे रोका जा सकता है। जैसे मिट्टी का अपरदन हो रहा है तो मृदा क्षरण ही हुआ, सो मृदा क्षरण को कैसे रोका जा सकता है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। तो पौधे डायरेक्ट जो होते हैं ना नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते हैं। तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि 78% नाइट्रोजन है तो वो क्यों नहीं ग्रहण कर लेते हैं। तो पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ग्रहण करते हैं। लुमिनियस कुल के जो पौधे होते हैं जैसे कि मटर हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, ये ग्रेमी कुल के जो पौधे होते हैं, सॉरी वो जो मटर हो गया तुम्हारा, और कौन हो जाएगा, मटर हो जाएगा, बूट हो जाएगा, मतलब ये सब जो हो जाता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक ना। यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, यानी नाइट्रोजन वायुमंडल से लेते हैं और उसको नाइट्रेट में यानी NO2 और NO3 में बदल के अपना उपयोग करते हैं, ठीक। डायरेक्ट ये उपयोग नहीं करते हैं नाइट्रोजन का। तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, ये क्या करता है, वनारोपण कर कर, क्या वन के रोपण कर कर, यानी कि वन चारों तरफ से लगाकर। वैसे भी देखोगे पेड़ पौधा क्या करता है, मृदा को जकड़ कर रखता है, उसके जड़ जो होते हैं जकड़ कर रखे जाते हैं। क्वेश्चन देखो 26 देखो, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से किया गया है। हमारा जो संविधान है विश्व के सबसे बड़ा संविधान है, और हमारे संविधान में देखोगे भाग 1 में देखोगे, अनुसूची 1 में देखोगे, अनुच्छेद 1 में देखोगे, यानी तीनों को अगर सम्मिलित रूप से मिला लें तो इसमें क्या दिया हुआ है, भारत या इंडिया। भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। और अभी के हाल में भारत में टोटल कितने राज्य है, 28 राज्य है, और आपको क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि आपको देखोगे जो 8वां केंद्र शासित प्रदेश हो गया था दमन दीव और दादर नगर हवेली 2020 में हो गया था, एक ही में मिला दिया गया था, ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, और आपको देखोगे 2019 में आपको लद्दाख और जम्मू कश्मीर को भी 317 हटाकर केंद्र शासित राज्य 2 को बना दिया गया।
तो भारत या इंडिया दो नाम इसमें आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, संविधान के अनुसार प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत इसमें से बताना है, इसमें से क्या हो जाएगा, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का फेडरेशन होगा, राज्यों का समूह होगा, राज्यों का कन्फेडरेशन होगा, राज्यों का यूनियन होगा। बताओ इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। गुरुजी फास्ट, थोड़ा नेट खत्म हो गया है। रवि गुप्ता, ठीक है मैं फास्ट ही चल रहा हूँ। अब इतना से फास्ट कितना चलूँ, 27 का लगाइए। हाँ देखो ये देखो सब लोग क्या लगा रहा है, ये देखो चंदन मंडल डी लगा रहा है, ठीक ना। ये देखो महादेव की दीवानी लगा रही है, ये राज्यों का समूह लगा रही है। अरे आंसर लगाओ, बातें कम आंसर ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनियन होगा, यूनियन होगा, यानी कि जो स्टेट क्या होगा, राज्यों का यूनियन होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यूनियन होगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक ना। यूनियन ऑफ स्टेट होगा। यूनियन ऑफ स्टेट को हिंदी में क्या बोलोगे बताओ। राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक, राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक, ये ध्यान में रखना। और इसमें से ऐसा नहीं है कि हमारे देश से राज्य निकल कर बाहर भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। यानी ऐसा नहीं है कि सभी राज्य मिलकर हमारे देश का निर्माण किया है, इंडिया का निर्माण किया है, अमेरिका जैसा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक ना, कि चाहेंगे तो अलग अलग राज्य अपने इंडिया से ही निकल कर भाग जाएंगे। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है, नए राज्यों की गठन की शक्ति किसमें निहित है, आपको बताना है। नए राज्यों की गठन की शक्ति किसमें निहित है, संसद में है, राष्ट्रपति में है, मंत्रिपरिषद में है, या आपको यहां पर देखोगे संसद में है। साधारण बहुमत से ये आपको होता है, साधारण बहुमत से जो भी होता है राज्यों का गठन होता है, राज्यों के नाम परिवर्तन होते हैं, राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन हो सकते हैं, एक दो राज्य मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं, बड़े राज्य को काटकर छोटा राज्य बनाया जा सकता है। ये सभी जो शक्ति दिया गया है संसद को दिया गया है, और इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी हो जाएगा, मतलब एक इसका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी ए संसद को दिया है तो ए हो जाएगा ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से आपको बताना है, एक मिनट, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने की शक्ति है, यानी राज्यों की सीमाओं में परिवर्तित करने के लिए, राज्य बनाने के लिए, ये सब सभी शक्तियां किसको दिया गया है, ओबीसी सी बात है, संसद को दिया गया है। ये भी आराम से आंसर लगा लोगे, संसद को दिया गया है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देख लो, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ओबीसी से चाहिए। ये जो संविधान संशोधन होता है ये आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है, जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है, ये साधारण बहुमत के तहत होता है, और साधारण बहुमत के तहत आपको क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी से इसे आपको पालन करना होगा, सिंपल मेजोरिटी से पालन करना होता है। अब बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए। बहुत अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, साधारण माने उपस्थित है ना उसका 50% से थोड़ा सा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, 50%। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित संघ बनाए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग ने आपको बताना है कितने राज्य बनाए थे और कितने आपको संघ राज्य बनाए थे। ये जो पुनर्गठन आया था 1 नवंबर 1956 को, ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिए थे, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लो, किस संविधान संशोधन द्वारा, मतलब जो संविधान संशोधन हुआ था ये 1991 में हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया था। ये कौन सा हुआ संविधान संशोधन, ये आपको बताना है। ये कौन सा संविधान संशोधन, ओबीसी सी बात है, ये किसको नहीं याद होगा, ये तो लगभग सभी लोग याद किया होगा, सब लोग पढ़ा होगा, ठीक ना। लगाओ इसके आंसर, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 32 के आंसर क्या हो जाएगा, 32 के आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अरे क्वेश्चन के आंसर लगाया करो भाई। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखो, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है क्योंकि ऑप्शन में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक ना। सबसे पहले सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था, फिर सह राज्य बनाया गया था, उसके बाद राज्य बनाया गया था, यानी कि सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था। जब भारत आजाद हुआ था उस समय सिक्किम भारत का पार्ट नहीं था, एक बात ध्यान में रखिएगा। सो भारत जो अपना, इंदिरा गांधी काफी तेज थी,
तो इंदिरा गांधी अपना जो स्पाई है वो छोड़ी थी, और जो है क्या है, सिक्किम से आपको चीन में नहीं मिलते हुए भारत में मिल जाता है, यानी उसमें इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक, तो सिक्किम को सह राज्य बनाया गया आपको 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा, और 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे राज्य बना दिया गया था। वैसे ऑप्शन में जो दिया है उसी को ध्यान में रखकर आपको चलना है, यहां पर हो जाएगा 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे राज्य नहीं पूर्ण राज्य आपको देखिएगा 36वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा ए, सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था? आपको देखोगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सबसे पहले बनाया गया था ना, एमपी से पहले छत्तीसगढ़, फिर देखोगे क्या हो जाएगा यूपी से देखोगे फिर बना गया उत्तराखंड, और अपना बिहार से देखोगे बिहार से क्या बना दिया गया था, झारखंड। यानी कि ये जो गठन किया गया था ये 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ गठन किया गया था 2000 में, फिर देखोगे 9 नवंबर को गठन किया गया था 2000 में, किसका गठन किया गया था, उत्तराखंड को, और फिर देखोगे 15 नवंबर को जो गठन कर दिया गया था ये किसका गठन कर दिया गया था, आपको झारखंड से बिहार को से काटकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखो, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है दिसंबर 1953 में लगभग गठन कर दिया गया था। ठीक ना, कि भाषा के आधार पर यह सब होगा। 1971 में सिक्किम को 35वें अमेंडमेंट से राज्य बनाया गया। हाँ, अरे पहले बढ़िया से पढ़ो, 1971 में कैसे हो गया, 1971 में कैसे बना दिया जाएगा? पहले नंबर तो 1971 में क्या चल रहा था, जंग चल रहा था, तो जंग के बीच में कैसे सिक्किम पर हाथ लगाया जाएगा? पहले नंबर ध्यान में रखो कि जंग जब चल रहा था उस समय इंदिरा गांधी का काम कर रहे थे, दिमाग वहां पर स्पाई जो थे काम कर रहे थे सिक्किम में। ठीक ना, कि जनमत संग्रह कराकर या अपने में मिला लिया जाए, भारत में मिला लिया जाए। ठीक है, 1971 में तो बांग्लादेश का गठन किया गया था, तो उधर कहाँ के लिए, मतलब 3-4 तक हाथ थोड़े रहे इंदिरा गांधी लगाएंगे, उतना तो बुड़बक थे नहीं। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वो सबसे तेज प्रधानमंत्री दिमाग वाली अगर महिला में देखा जाए तो फिर वो क्या की कि फिर वहां पर वो क्या कहती है 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में, और 75 में क्या होता है 36वें संविधान संशोधन हुआ था, तब जाकर वो बनाई थी। यहां पर देखो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हो तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी आपको बताना है, यह किया गया था 1953 में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखो, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का ये क्वेश्चन दूसरा है, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो यह बताना है। आजादी के बाद देखोगे भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन, मतलब कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा, ये जो किया गया था 1956 से स्टार्ट कर दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1956 हो जाएगा। ठीक ना, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 में देखो जो भाषाई आधार है यहां पर अनशन कर दिए थे, और देखोगे कि अनशन के कारण उनका मृत्यु हो गया था और वो आंध्र प्रदेश का अलग डिमांड कर रहे थे, और ये देखोगे कि इसका आपको गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था भाषा के आधार पर सबसे पहले किया गया था। ये भी याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38 देखो, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? बुक है भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, आपको बताना है। भारतीय कृषि का इतिहास जो लिखा गया है ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? भारतीय कृषि का इतिहास बुक है और इसके द्वारा लिखा गया है M.S. रंधावा द्वारा लिखा गया है। M.S. रंधावा, आपको जो है M.S. रंधावा बस याद कर लेना तुम लोग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39 देखो, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960, अरे सॉरी ये देखो क्वेश्चन लगाओ, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड के पंतनगर में की गई थी, और उत्तराखंड के पंतनगर में किसने किया था? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये बताना है कि ये कब किया गया था। उत्तराखंड के पंतनगर में 1960 में ये किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। इस बात को भली भांति याद रखिएगा। भारत के पहला कृषि जो है आपको विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। मिश्रित कृषि में क्या सम्मिलित है आपको बताना है। तो मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि मिश्रित कृषि में अलग अलग कृषि किए जाएंगे, अलग अलग कृषि किए जाएंगे, और साथ में क्या हो जाएगा? पशुपालन भी किया जाएगा। यानी कि कृषि के साथ साथ क्या हो जाएगा? पशुपालन हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है इसका कारण लगाना है। आप लोग क्या लगा रहे हो? ठीक, बहुत तेजी से आंसर लगा रहे हो, बहुत अच्छा।
ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन के आंसर लगाते रहो। ये क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि में जो निम्न उत्पादकता है इसका क्या कारण है? आवश्यक से अधिक लोगों को कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार होना, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगी, इस बात को ध्यान में रखना। और जो आपको आया था मतलब हरित कृषि जो आया था हरित कृषि के लिए, इसी सब पर तो बल दिया गया था ना, इसी सब पर ध्यान दिया गया था ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये कारण मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, संतुलित उर्वरक का प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक का प्रयोग किस लिए किए जाते हैं बताओ? मतलब उर्वरक भी ये नहीं कि इकट्ठा आपको बहुते डाल देना है खेत में, चाहे फसल के लिए संतुलित मात्रा में डालना है। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी हो जाएगा। इसके आंसर लगा लेना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? यह बताना है इसमें से कौन सी खरीफ फसल है इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? अरे इतना आसान क्वेश्चन है। रबी फसल तुम लोगों के सामने दिया हुआ है, एक वो नाम खरीफ फसल है। खरीफ फसल को चुन के बाहर करो तुम लोग, देखते कौन आंसर इसमें से गलती कर रहा है, ठीक ना? देखते तुम लोग आंसर कौन गलती कर रहा है। लगाओ इसका 43 का। ये देखो बिट्टू कुमार लगा रहा है सरसों। क्या तुम लोग बोल रहे हो जी? इसमें बोल रही हो पढ़ लो जा लो, दिस इज माय वास्ट वार्निंग, ये पेकू, ये सब क्या तुम लोग लिख रहे हो? एगो दूगो जो है ना, ये क्या करता है ना, एकदम बदमाश होता है। एगो दूगो लड़कावा जो होता है ना, वो डाह के धैले रहता है। अपने घर में भी डाह कर धैले रहेगा, समाज में भी डाह कर धैले रहेगा, और पूरा मोहल्ला में भी डाह कर धैले रहेगा, और जहाँ पढ़ाई करने जाता है वहाँ भी डाह कर धैले रहता है। ठीक, सोयाबीन हो जाएगा। सोयाबीन क्या है? एक प्रकार की खरीफ फसल है। रबी फसल में आपको ऊपर के तीनों हो जाएंगे, जैसे मसूर, अलसी, सरसों, गेहूँ, चना, ये सब क्या हो जाते हैं? आपको रबी फसल होते हैं। सोयाबीन, चावल, मकई, ये सब जो हो जाते हैं, ये कौन सा हो जाता है? आपको खरीफ हो जाते हैं, खरीफ। आगे देखो क्वेश्चन, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 43 देखो, निम्नलिखित में से ये तो हो गया ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 देख लो, निम्नलिखित फसलों में से कौन से भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है? ये फसलों में से बताना है भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल, इसमें से कौन हो गया? लगाइए क्वेश्चन। भारत के प्रथम आपको बताना है प्रमुख फसलों में से भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? खाद्यान्न फसल का नाम बताना है, खाद्यान्न फसल का नाम बताना है, ठीक ना? ये बताइए, निम्नलिखित फसलों में से कौन से भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसल है? ये हो जाएगा आपका चावल, और विश्व में पूछे तो गेहूं हो जाएगा खाद्यान्न फसल में। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, यानी शक्कर का कटोरा कहलाता है, ठीक ना? शक्कर का कटोरा किसे कहा जाता है बताओ? शक्कर का कटोरा कहा जाता है, यानी शक्कर का प्याला कहा जाता है। यानी कि यहाँ से शक्कर, चीनी ज्यादा होता है, और चीनी कहाँ ज्यादा होगा? जहाँ पर एक ज्यादा होगा, यानी कि शुगर केन जहाँ ज्यादा होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश अपना जो हो जाता है। उत्तर प्रदेश में देखो आपको चीनी भी ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? दूध भी ज्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गेहूं भी ज्यादा होता है। तो दूध, रोटी, चीनी तीनों कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक ना? एक बात ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्या है? दुधवा नेशनल पार्क भी है, ठीक ना? उत्तर प्रदेश में और क्या याद करने वाला चीज है बताओ? और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ठीक ना? ये भी याद रखना। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आलू भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, ये भी याद रखिए, पोटैटो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति जो संबंधित है ये आपको बताना है। पीली क्रांति जो होती है संबंधित किससे संबंधित है? एगो दूगो गौवा में बड़ी बदमाश सब लड़का पाया जाता है, ठीक ना? एक तो अपने टिटहरी नियन रहेगा, मतलब एक पलाई के रहेगा, ठीक ना? एक पलाई कहने का मतलब कि पता ही नहीं चलेगा कि वो किधर वाला पलाई है, दाहिने वाला पलाई है या आपको राइट वाला, मतलब दाएं वाला है कि बाएं वाला है कि बाएं वाला है कि दाएं वाला है, पता ना चलेगा। लेकिन वो चलेगा एकदम भांजते हुए, इधर जाएगा फुड़, इधर जाएगा फुड़, इधर जाएगा फुड़, इधर जाएगा, मतलब चलेगा तो एकदम लड़ते हुए चलेगा। आपको पता नहीं है कि लड़ भी जाएगा किसी से तो दाहिना या बाया दोनों में कोनो एगो पलाई घसक जाएगा, ठीक? लेकिन वो सब क्या करता है? लड़ते जाता है। उसने गांव में होता है, उसने अपने कमेंट बॉक्सों में हम देख रहे हैं 3-4 को अपने में लड़ रहा है, पता ना चल रहा है कि सबका दाहिना पलाई ठीक है कि बाया पलाई ठीक है, अपने में लड़कर दोनों पलाई टूट जाएगा इस सबका। बताओ पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली जो क्रांति है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यानी कि जो हरित क्रांति हुआ था उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ गया था, और इसलिए फिर से ये पीली क्रांति की शुरुआत किया गया, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर 47 देखो, वरुड़ा प्रजाति है। वरुड़ा किसकी प्रजाति है ये आपको बताना है। वरुड़ा जो होती है ये किसकी प्रजाति है? लगाइए क्वेश्चन।
वरुणा किसकी प्रजाति है? मेकअप का सामान भी यूपी में ज्यादा बिकता है, रिपोर्ट आया। ये देखो चंदन मंडल के पास मेकअप के सामान का रिपोर्ट आता है, ये देख लो। मतलब ये दुकान खोलकर बैठल है मेकअप का। ये क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? 47 के आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में दाल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? एगो हमार प्रदीप नाम का दोस्त रहता था, हम लोग 5 क्लास में पढ़ते थे। ओकर पापा क्या करते थे? परचून की दुकान चलाते थे। परचून की दुकान मतलब समझते हो ना, जिसमें चूड़ी उड़ी पहनाया जाता है, मेकअप वो बेचा जाता है। अब ओकर प्रदीप, ओकर दोस्त के हमारा नाम आज भी देखो 5 क्लास के दोस्त है, आज भी याद है, जबकि 6 क्लास में ही हम उससे बिछड़ गए थे, लेकिन देखो नाम आज भी याद है। तो प्रदीप क्या करता था कि बीच बीच में उसको भी जाना पड़ता था। तो एक दिन हमको भी अपने दुकान पर ले गया, ठीक ना। तो हम दुकान पर ऐसे बैठल थे, तो ओकर बाबूजी के का देख रहे हैं। बाबूजी बड़ी मजा लेते थे, वो चूड़ी उड़ी जब भी पहनाते थे, चाहे किसी को पाउडर देते थे ना, तो बड़ी जोर से बोलते थे, अरे एकदम बढ़िया लगेगा, लाल लाल चूड़ी है, गोर गोर हाथ है, एकदम समझिए कि पति दो देख कर एकदम चमक जाएंगे, ठीक ना। ऐसा चीज वो बोल दिया ना, 2-1 घंटा में हम कहें कि भैया इधर निकल जाए। यानी कि छोटे को दे, तब पर भी हमारा दिमाग बोला कि भाई यहाँ से निकलने की जरूरत है, नहीं तो फालतू जगह पर फंस जाएंगे। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? दलहन जो होता है सबसे अधिक, देखो मध्य प्रदेश में होता है। दलहन में भी अलग अलग चीज हो जाता है। बूट जो होता है मध्य प्रदेश में होता है, बूट का दाल जिसे बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, मच्छर पानी पर तैरता है, जबकि पानी में मिट्टी का तेल डाल दिया जाए तो मच्छरवा निपट जाता है, यानी मच्छरवा का अंडा भी निपट जाता है। यानी मच्छर जो होता है पानी पर तैरता है, जबकि पानी में मिट्टी का तेल डालने पर वो डूब जाता है। इसका कारण उसका लार्वा भी जो होता है वो भी डूब जाता है, बचपन सब मर जाता है। ये बताना है कि मच्छर जो होता है ये इसका क्या, ये विशेषता क्या है, आपको बताना है, ठीक ना। सर जी आप अपनी साली को बोलिए कि चुपचाप क्लास करने के लिए, सबको डिस्टर्ब कर रही है। कहाँ जी? स्नेहा तिवारी, तुम्हारे बाबूजी से शिकायत लगाना पड़ेगा क्या हमको? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेल पानी से हल्का होता है, जबकि मच्छर के पैर से चिपक जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। मिट्टी का तेल डालने से पानी के ऊपर बना पृष्ठ तनाव बहुत कम यानी कि समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऊपर बचवा सब डूब के मर जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, क्योंकि जो पृष्ठीय तनाव होता है किरोसिन तेल का वो कम होता है पानी से, इसलिए देखिएगा पृष्ठीय तनाव ये कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, श्यानता के मात्रक क्या होता है? ये आपको बताना है। श्यानता जो है विस्कोसिटी है, इसकी मात्रक बताना है। श्यानता, 1 मिनट। इसमें श्यानता की मात्रक जो होगा ये कोई नहीं होगा, ये बताना है। श्यानता जो होता है ये क्या होता है बताना है। ये जो होगा यहाँ पर जो हो जाएगा, अगर पृष्ठीय तनाव लिखोगे, पृष्ठीय तनाव लिखना होगा तो जाकर ये न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, फिर भी बहुत लोग आंसर लगा रहे होंगे, क्योंकि हमारे लोग विद्वान है ना, ये सब विद्वान व्यक्ति है सब। देखो 25 का सी, 25 का डी। अरे श्यानता पूछ रहा है भैया, तुम्हारा श्यानता पूछ रहा है ना कि पृष्ठीय तनाव पूछ रहा है, ठीक ना, सरफेस टेंशन नहीं पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में गलती है। पॉइज होता है, पॉइज होता है। एगो लिख रहा है सनया का पॉइज होता है। अरे श्यानता की बात कर रहे भैया, श्याना की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम होकर सनया की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर श्यानता की बात किया जा रहा है, विस्कोसिटी की बात किया जा रहा है, ठीक ना। तो वो बात किया जा रहा है, यहाँ पर आपको स्नेहा तिवारी की बात नहीं किया जा रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन ही गलती था। बताओ कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, स्कोर आप लोगों को बताना है, ठीक ना। आज और कल के लिए भी सेम होमवर्क रहेगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन छूटा हुआ है और वो क्वेश्चन कराना जरूरी है, ठीक। तो वो सब भी